हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। एंड आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के रिमेनिंग टॉपिक्स को वन बाय वन। सो लास्ट वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशंस के बारे में एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस, अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सब मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ। आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बताऊँगा। उसके अलावा देखिए, फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, फॉर योर नॉलेज इसको आप याद रख सकते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द कॉज ऑफ चार्जिंग, कि भाई चार्जिंग का कॉज क्या है, किस वजह से चार्जिंग होता है। सो द कॉज ऑफ चार्जिंग इज़ द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर ड्यूरिंग रबिंग। तो जो चार्जिंग का जो कॉज है वो ट्रांसफ़र है इलेक्ट्रॉन्स का एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर। ठीक है, जब हम किसी भी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ रब करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से ही चार्ज प्रोड्यूस होता है मटेरियल्स के अंदर। जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मटेरियल के अंदर जाते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये मेन कॉज है चार्जिंग का। ठीक है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन्स क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो सकते। तो देखिए, एक मैं आपको एटम का मॉडल दिखाता हूँ। ये एक एटम है, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपको जैसा पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करते हैं या चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब देखिए, जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स पाया जाता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। अब हमें पता है कि न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। तो जब भी हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ में रब करेंगे, सो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होने की वजह से ईजीली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जबकि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर मैंने बताया न्यूक्लियर फोर्स होता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वजह से प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो न्यूक्लियस है वो अपने प्लेस पर फिक्स रहेगा। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है। जब भी ट्रांसफ़र होता है, जब भी मोशन में आता है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही आता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से ही, इलेक्ट्रॉन के मोशन में आने की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, तो जो मेन कॉज है चार्जिंग का वो हमेशा क्या रहेगा, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब हम एक मटेरियल को किसी दूसरे मटेरियल के साथ रब करेंगे, प्रोटॉन आर नॉट ट्रांसफर ड्यूरिंग रबिंग, प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे रब करने पर किन्हीं भी दो बॉडीज़ को। ठीक है, या मेटेलिक सरफेस को। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमने पढ़ तो लिया कि ये चार्ज होते हैं, लेकिन इसका मास क्या होता है। अब देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है, कोई भी हम एक इलेक्ट्रॉन ले तो उस एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। वहीं अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रख सकते हैं। ये इस चैप्टर में काफ़ी जगह यूज़ होने वाले हैं। जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के या नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर तो इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा, तो इनको आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मास की बात की गई है कि जब भी एक बॉडी, किसी भी एक मटेरियल को या किसी भी एक बॉडी को हम दूसरी बॉडी या किसी भी मटेरियल के साथ अगर रब करते हैं तो दोनों के किस पर मास ज़्यादा होगा और किस पर कम होगा, ये इस पॉइंट में बताया गया है। एज एन इलेक्ट्रॉन हैज़ अ फाइनाइट मास, हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास होता है जिसका नंबर है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, देयरफॉर देयर ऑलवेज अकर्स सम चेंज इन मास ड्यूरिंग चार्जिंग। तो जब भी किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को या दो मटेरियल्स को हम रब करते हैं तो दोनों में क्या आता है, चार्ज आता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है देयर ऑलवेज अकर्स सम चेंज इन मास, तो वहाँ पर जरूर जो है मास में चेंज होगा दोनों के। अब देखिए वो कैसे होता है, वो देख लीजिए। द मास ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी स्लाइटली डिक्रीजेज ड्यू टू लॉस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स। अब जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव चार्ज किस बॉडी पर आएगा, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब कम होंगे तो यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी स्लाइटली डिक्रीजेज ड्यू टू लॉस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका मास डिक्रीज क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे। मान लीजिए इसके पास
पहले 5 इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर चले गए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर चले गए तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास भी रहा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो कुछ मास भी अपने साथ लेकर जा रहे होंगे। तो इसलिए जिस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसका मास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट आप लाइन देखिए, द मास ऑफ ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी स्लाइटली इंक्रीजेज ड्यू टू गेन इन सम इलेक्ट्रॉन्स। अब जिस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है डेफिनेटली उसने क्या किया होगा, गेन किया होगा इलेक्ट्रॉन्स का रबिंग के टाइम पर। तो इट मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहली बॉडी से निकल कर दूसरे में गए थे, अब वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो अपने साथ कुछ मास भी लेकर आए होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो डेफिनेटली जिस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है उसका मास भी बढ़ ही गया होगा, राइट। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी उसका मास बढ़ जाएगा और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी उसका मास कम हो जाएगा रबिंग के टाइम पे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको दिखा भी रखा है कि ये ए और बी, ये 2 बॉडीज़ हैं, ये न्यूट्रल बॉडीज़ हैं। इट मीन्स इन दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। दोनों पर कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जब हमने इन दोनों को रब किया तो ए जो बॉडी है इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर बी बॉडी के पास चले गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर गए हैं, इट मीन्स बी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया -2 और ए बॉडी के ऊपर +2 चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल कर गए हैं बी बॉडी के पास में। अब देखिए ए और बी न्यूट्रल बॉडीज़ हैं। न्यूट्रल बॉडीज़ का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल बॉडीज़ का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बॉडी के अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। तो मान लीजिए कि ए जो बॉडी है उसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स थे और 5 ही क्या थे, प्रोटॉन्स थे। अब 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज, 5 जो एक के ऊपर +5 पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर -5 नेगेटिव चार्ज है। तो जब जो टोटल में अगर हम देखेंगे तो दोनों कैंसिल आउट करेंगे और टोटल चार्ज क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि इट मीन्स ए बॉडी क्या है, न्यूट्रल है और बी बॉडी पे भी सेम ऐसा ही है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। तो जैसे बी बॉडी पर भी मान लीजिए कि जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स है 10 प्रोटॉन्स है, तो जितना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी 0 ही आएगा। तो इट मीन्स दोनों ही बॉडी क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज इनके ऊपर नहीं है। लेकिन जब हमने इन दोनों को रब किया तो जो ए बॉडी थी उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर बी के पास चले गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन बी के पास आए तो बी के ऊपर -2 चार्ज आ गया, इनके 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है, यहाँ पे स्टार्टिंग से आप देख लीजिए कि चार्जिंग का कॉज क्या है। चार्जिंग का कॉज है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ट्रांसफर होंगे, प्रोटॉन्स कभी भी ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे और लूजली बाउंड होने की वजह से ये जब भी हम रब करेंगे किन्हीं 2 मटेरियल्स को तो ये ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल के अंदर। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स के प्रोटॉन टाइटली बाउंड होते हैं तो कभी भी जो है ट्रांसफ़र नहीं होते। अब देखिए सेकंड जो है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप याद कर लीजिए, मास ऑफ प्रोटॉन दोनों आप याद कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है कि डेफिनेटली जब भी हम किन्हीं 2 बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, जितना चार्ज उसके ऊपर था वो तो था ही, लेकिन उसने और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो इट मीन्स उसका मास बढ़ गया। और जिसने इलेक्ट्रॉन्स दिए उसका मास कम हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कुछ मास अपने साथ लेकर चले गए दूसरे मटेरियल के अंदर, दूसरी बॉडी के अंदर। सो यही इसके अंदर बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं। सो कंडक्टर्स की डेफिनेशन आप यहाँ पर देखिए, ऐसे सब्सटेंसेस, या आप पढ़ लीजिए एक बार इसको, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को ईजिली फ्लो कराया जा सकता है उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज़ हैं, एसिड्स हैं। अब जितने भी मेटल्स हैं, कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, राइट, या गोल्ड है, कोई भी मेटल आप ले लीजिए, तो जितने भी मेटल्स हैं सभी के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को ईजिली फ्लो कराया जा सकता है और उन्हीं सब को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को कंडक्ट करें, ठीक है। ह्यूमन बॉडीज़, हम इंसान हैं, जितने भी एनिमल बॉडीज़ हैं, एसिड्स हैं, सभी क्या हैं, जैसे हमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्यों लगता है, क्योंकि हमारे अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो इजीली हो जाता है, तो दैट्स वाई हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसलिए हमें कंडक्टर्स में रखा गया है, ना कि इंसुलेटर्स के अंदर। अब इंसुलेटर्स का देखिए, इंसुलेटर्स कौन से होते हैं, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो।
तो इंसुलेटर्स की हम बात कर रहे थे। इंसुलेटर्स कौन से होते हैं? द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें से इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली फ्लो नहीं कराया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, जिनके अंदर से इजीली हम इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, ग्लास है, डायमंड है, प्लास्टिक है, वुड है। कोई भी लकड़ी होती है, कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, कोई भी ग्लास होता है, शीशा होता है, डायमंड है, ये सभी क्या है? इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हैं। इनके अंदर से करंट फ्लो कराना ईजी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम फ्लो नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स मैंने आपको बताए, इनको आप याद कर लीजिएगा। एंड जो ये 3 पॉइंट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जिसमें कुछ और हम टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। राइट, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।